नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अच्छा करता हूँ अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द फिक्स क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं साइंस की चीज़ को कंटिन्यू करने आया हूँ। और कल तक के क्वेश्चंस 40 तक हो चुके थे और आज मैं 40 से आगे ये क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करूँगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज कुछ नया क्या सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल साइड में क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। आपका क्वेश्चन सबसे पहला है 41 नंबर सवाल के लिए धोबिया सोडा। 41 नंबर सवाल के लिए दोस्तों क्या है, धोबिया सोडा क्या है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोबिया सोडा, ध्यान दीजिए, धोबिया सोडा को हमने बताया था आपको, इसको क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या था दोस्तों, ये वॉशिंग सोडा था। वॉशिंग सोडा का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, Na2CO3 × 10H2। आपको बताए थे कि 10 जल जहाँ मिलेंगे, जल में ही कपड़ा को धोया जाता है, इसलिए 10 को जल जहाँ मिलेगा वहीं पे कपड़ा धोया जाएगा। मतलब हो गया धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, Na2CO3 × 10H2। आगे के ऑप्शन में क्या है दोस्तों, ऑप्शन में आपका है NaHCO3। इसको दोस्तों लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन अगला है आपका KNO3। KNO3 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि बारूद में बनाने में काम आता है। पोटेशियम नाइट्रेट जो कि बारूद बनाने का काम आता है, बारूद में इसका उपयोग किया जाता है, बारूद बनाने में, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा गया CH3COOH, जो कि कल ही इसको हमने समझाया हुआ था। CH3COOH जो मान होता है वो किसका होता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल का होता है। किसका होता है, एसिटिक अम्ल का होता है। किसका होगा, एसिटिक अम्ल का होगा। आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। 41 नंबर के सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 था। धोबिया सोडा इसमें पूछा गया, वॉशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2। ये होते हैं, हिंदी में अगर इसकी रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, ध्यान रखेंगे। और ये जो आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला सवाल, अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों 42 नंबर सवाल को लिए अगर देखें तो 42 नंबर सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो दोस्तों देख लीजिए, कॉपर जिसको हम लोग तांबा बोलेंगे, इसकी अगर लैटिन नाम की बात करें तो क्यूप्रम होता है, ध्यान रखिएगा, ये लैटिन नाम हो गया क्यूप्रम, जिसकी परमाणु संख्या 29 होती है। इसके अलावा आगे देखें तो फास्फोरस पी दिया है, जिसको हम लोग फास्फोरस बोलते हैं। फास्फोरस दो प्रकार के होते हैं, एक लाल फास्फोरस होता है और एक काला फास्फोरस होता है। तो लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस होता है और इसे जल में रखा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें जल में डुबाकर नहीं बल्कि केरोसिन में इसको भी डुबा कर रखा जाता है। मतलब ये वायु से संपर्क करते हैं तो इसमें स्वतः आग पकड़ लेती है, इसी के चलते जहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है उसको उसी में रखा जाएगा। फास्फोरस दो प्रकार के होते हैं, दिया सलाई में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है, दिया सलाई में। और फास्फोरस एक प्रकार का अधातु है। फास्फोरस क्या है दोस्तों, एक प्रकार का अधातु है। तांबा तो धातु हो गया। तांबा के अलावा और दोस्तों दिया ऑप्शन में Fe, जिसको हम लोग लोहा बोलेंगे, ये भी धातु है, लोहा है धातु। उसके अलावा लोहा धातु हो गया। उसके बाद आगे निकेल, निकेल भी दोस्तों क्या है, धातु है। निकेल भी क्या है दोस्तों, धातु है। Fe की परमाणु संख्या की बात करें 26। आगे देखते हैं, निकेल होता है दोस्तों जिससे हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाते हैं तो उसमें निकेल काम आ जाता है। निकेल क्रोमियम लोहा मैग्नीज का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। तो इस तरीके से हम लोग समझ पाएंगे कि कॉपर धातु है, लोहा भी धातु है, निकेल भी धातु है। फास्फोरस क्या है, अधातु है। फास्फोरस दो प्रकार के होते हैं, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। दिया सलाई में ये काम आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, कुछ तत्व यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से दिए गए हैं, जिसकी परमाणु संख्या 12,
18, 12, 18, 20 और 25, 20 और 25। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का। ये मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। 18 किसका होता है दोस्तों? आर्गन का। आर्गन का 18 होता है दोस्तों परमाणु संख्या। 20 किसका होता है? कैल्शियम का। 20 किसका होता है? कैल्शियम का। और आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये 43 नंबर सवाल था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर सवाल में कहा गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग दोस्तों थे 9 और आवर्त थे 7। ये 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। अभी आवर्त सारणी को डिटेल में लेके चलेंगे अभी हम आगे की तरफ। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, आइए देखते हैं अगला सवाल हम लोगों का क्या है। आइए देख लेते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 45, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिप्सम लिखा हुआ है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। और जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अगर बात करें ऑप्शन में है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा? CaSO4 × 12H2O। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला सवाल, आपका अगला ऑप्शन बनेगा FeSO4 × 7H2O। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फार्मूला होता है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का अगर पूछे, चाहे हरा थोथा आपसे पूछा जाए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दे पाएंगे। क्वेश्चन पूछ देगा हरा थोथा किसे कहते हैं या फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, तो FeSO4 × 7H2O होता है। बात क्लियर हो गया होगा इसी तरीके से। आइए चलते हैं अगले फार्मूले के ऊपर। ये 2 फार्मूले 3 फार्मूले थे। CS4 × 5H2O नहीं होता, CuSO4 यदि होता × 5H2O होता तो ये होता है दोस्तों कॉपर सल्फेट का फार्मूला, जिसको हम लोग नीला थोथा बोलते हैं। ये कॉपर सल्फेट होता है, ये होता है नीला थोथा। क्या होता है दोस्तों? नीला थोथा होता है। CuSO4 × 5H2O रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा बोरॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन में पूछा है बोरॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है। परमाणु भार पूछा था दोस्तों बोरॉन। 46 नंबर सवाल, बोरॉन की परमाणु भार। तो बोरॉन की संख्या होती है दोस्तों कितनी, तो 5। बोरॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो दोस्तों बोरॉन की परमाणु संख्या 5 होती है और इसका दुगना कर दीजिए, 10 इसका परमाणु भार हो जाएगा। आइए देखते हैं और किसका परमाणु भार दिया हुआ है। अगर 11 देता तो सोडियम की संख्या है, तो सोडियम का यदि सोडियम की परमाणु संख्या की बात करें तो ये 11 होती है और द्रव्यमान पूछे तो 23 होती है। ये संख्या हो गया दोस्तों, ये द्रव्यमान हो गया। दोनों परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान है। 12 होता है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, द्रव्यमान पूछे 24। इसके अलावा 13 अभी फार्मूला हुआ था एल्यूमिनियम का जो परमाणु संख्या है दोस्तों, एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13, परमाणु द्रव्यमान 26। बिल्कुल ये चारों ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं और आपको भी बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे कि जो भी परमाणु संख्या होती है लगभग उसका दुगना जो होता है उसका परमाणु भार होता है। जैसे बोरॉन का 5 का 10 हो गया, सोडियम 11 है तो इसका 23 होता है, सोडियम वाला याद रखिएगा दोस्तों। मैग्नीशियम का 12 और 24, एल्यूमिनियम का 13 रहेगा तो ये 26। बात क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे देखते हैं कैलामाइन किसका अयस्क है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कैलामाइन किसका अयस्क होता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन में है कैलामाइन। कैलामाइन जो दोस्तों अयस्क होता है वो होता है जस्ता का। किसका होगा दोस्तों? जस्ता, जिसको हम बोलते हैं जिंक। संकेत पूछा जाए Zn। नेक्स्ट पॉइंट है
एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बात करें तो होता है दोस्तों बक्साइट। दिख रहा होगा इसी तरीके से आपको एल्यूमिनियम का अयस्क का नाम अगर पूछे सबसे महत्वपूर्ण अयस्क प्रमुख, तो एल्यूमिनियम की प्रमुख अयस्क जो होते हैं, एल्यूमिनियम का प्रमुख जो अयस्क होता है वो होता है दोस्तों बक्साइट। क्या होता है दोस्तों? बक्साइट होता है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बक्साइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोहा। लोहा पोस्ट में लिखा है Fe। लोहा के अगर महत्वपूर्ण अयस्क की बात करें तो होता है हेमेटाइट। क्या होता है दोस्तों? हेमेटाइट। अगला पॉइंट पारा है, जो कि हमने कल ही पढ़ाया हुआ है। पारा का संकेत Hg होता है। इसके अयस्क की बात करें तो C⁻। क्या होता है दोस्तों? C⁻। Hgs फार्मूला होता है, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 47। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 48 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग कि 48 नंबर सवाल में क्या बोला। अड़तालीस नंबर सवाल में आपसे कहा गया है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन की परमाणुओं की अनुपात क्या है संख्याओं का। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों? ये 48। अमोनिया का यदि फॉर्मूले की बात करें तो होता है NH3। और आपसे पूछा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात, तो नाइट्रोजन दोस्तों कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है दोस्तों? 3। अर्थात आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 1:3। आशा करता हूँ ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 नंबर सवाल देखेंगे। 3:1:1 जगह आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इक्वारेजिया। इक्वारेजिया में क्या होता है? इक्वारेजिया जो होता है दोस्तों, हम लोग इसको अम्लराज बोलते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, पेपर में 100% आने के चांसेस। इक्वारेजिया मतलब होता है अम्लराज। अम्लराज दो चीजों का मिश्रण होता है। किस किस चीज का होता है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें नाइट्रिक अम्ल 1 होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 होते हैं। और पेपर में क्या पूछता है ज्यादा मात्रा में? पहले दे देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बाद में देता है नाइट्रिक अम्ल। तो पहले दे देगा HCl, तो 3:1 हो जाएगा। और पहले अगर नाइट्रिक देता है तो 1:3 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन और अनुपात से आता है, ध्यान रखिएगा। एक अनुपात क्वेश्चन और आता है H2O में। H एवं O का अनुपात क्या है? H एवं O का अनुपात क्या है? H2O में देखिएगा, H और O का अनुपात, H कितने हैं? 2, O कितना है? 1। तो अगर संख्या के हिसाब से बात करेगा तो ये हो जाएंगे, लेकिन भार के विचार से पूछता है। भार के विचार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? तो हाइड्रोजन का भार कितना होगा दोस्तों? 1। और जल में कितने ऑक्सीजन है? 2। 8 एगो परमाणु संख्या का भार होता है, 16 एगो का होता है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। परमाणु भार की बात हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही। संख्या की बात इधर कर दिया गया है। बगल में किसकी बात हो रही है? भार की। तो यदि हाइड्रोजन का भार 1 होता है तो एक हाइड्रोजन का भार 1 हो, तो 2 हाइड्रोजन का भार कितना? 2। बात क्लियर हो गया होगा। और एक ऑक्सीजन का वजन कितना होता है? 16। एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। तो 16 से इसको काटते हैं, अनुपात क्या निकल के आएगा दोस्तों? 1:8 आएगा। अनुपात से यही सभी सवाल आपके पेपर में आते हैं। यही क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखा जाता है और सारे पेपर में यही सवाल आए हुए हैं। पीछे के जितने भी पेपर आप ले लीजिए, सभी पेपर में यही सवाल बने हुए हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपका क्या है देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, आगे हम लोग चलेंगे 49 नंबर को देखेंगे। 49 नंबर सवाल में आपसे कहा गया है, 49 नंबर सवाल में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इकलौता सवाल यही बनता है, परागकोश। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन में दिए गए हैं? दलपुंज दिया है, स्टिग्मा दी, ये सब पुष्प के भाग होते हैं, लेकिन परागकण किसमें पाया जाता है? परागकोश में। क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 50 नंबर सवाल कि निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो 50 नंबर सवाल का जो उत्तर निकल के आने वाला है दोस्तों, इसमें पादप हार्मोन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीन जो कि है, एथिलीन भी है, साइटोकाइनिन भी है। ऑक्सीटोसिन जो है दोस्तों वो नर हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन जो है नर, क्या बोलते हैं उसको? मानव हार्मोन है। तो ऑक्सीटोसिन जो है इसमें पादप हार्मोन नहीं है।
ऑक्सीटोसिन जो है इसमें पादप हार्मोन नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या निकल के आएगा? ऑक्सीटोसिन, जो कि एक मनुष्य मानव में पाया जाने वाला हार्मोन है। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो ऑक्सिन जो है पौधे में पाया जाता है, एथिलीन भी पौधे में पाया जाता है। 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। देखिएगा, पौधे में पाए जाने वाले 5 हार्मोन, पौधों में पाए जाने वाले 5 हार्मोन होते हैं। 5 हार्मोन्स हैं, कौन कौन से हैं? पहला है ऑक्सिन, अच्छी तरीके से आपको दिख रहा होगा। दूसरा है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। तीसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है साइटोकाइनिन। और चौथा है एथिलीन, चौथा है एब्सिसिक एसिड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एब्सिसिक एसिड सभी के हमने उपयोगों को समझाया हुआ है। एब्सिसिक एसिड, उसके बाद 5वां एथिलीन है। एथिलीन से क्वेश्चन आता है फल पकाने वाला हार्मोन कौन होता है? तो फल पकाने वाला हार्मोन जो होता है एथिलीन है। फल पकाने वाला हार्मोन जो है दोस्तों क्या है? एथिलीन है। और ये गैसीय रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो गैसीय रूप में होता है, गैसीय रूप में होता है। ध्यान रखेंगे आगे। एब्सिसिक एसिड क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन, वृद्धि रोधक हार्मोन। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही ये सभी बेहतरीन सवालों की कैटेगरी में रखे जाते हैं ये क्वेश्चंस। प्रत्येक पेपर में पूछने के चांसेस बने रहते हैं इसके। ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन जो होता है दोस्तों ये वृद्धि में सहायक होता है, रेखीय वृद्धि में सहायक होता है। पौधे की रेखीय वृद्धि में सहायक होता है, पौधे की रेखीय वृद्धि में ये सहायक होता है। बात क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से आपको। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 51। आइए दोस्तों देख लेते हैं 51 नंबर सवाल क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखेंगे दोस्तों, अलैंगिक जनन की विधि पूछा गया है। तो अलैंगिक जनन की जो विधि, इनमें सभी जो है आपका आंसर बन जाएगा। ये सभी जो भी आपके ऑप्शन में है ये सब अलैंगिक जनन की विधियां हैं। कौन कौन सी होती हैं अलैंगिक जनन की विधियां, जरा देखिए। सबसे पहला पॉइंट है बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, मुकुलन, बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन, ये सब। इसके अलावा पुनर्जनन भी आ जाएगा, पुनर्जनन भी आ जाएगा। ये सब अलैंगिक जनन की विधियां होती हैं। विखंडन की बात करेगा तो ये विखंडन होते हैं, ये आपके अमीबा वाले जीव में, अमीबा जो जीव होते हैं उसमें पाया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम के अंदर, अमीबा और पैरामीशियम के अंदर। ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। मुकुलन जो होता है हाइड्रा और ईस्ट के अंदर। ये सभी पेपर के पूछे गए सवाल हैं, ध्यान रखिएगा। स्पाइरोगैरा जो होता है दोस्तों इसमें पुनर्जनन पाया जाएगा। स्पाइरोगैरा में दोस्तों पुनर्जनन, हाइड्रा में भी पुनर्जनन होता है, ध्यान रखिएगा। पुनर्जनन हाइड्रा में भी होता है। और बीजाणु जनन की बात करें स्पाइरोगैरा, स्पाइरोगैरा में जो होता है दोस्तों ये पुनर्जनन होता है, ध्यान रखिए। स्पाइरोगैरा में पुनर्जनन पाया जाएगा। हाइड्रा और ईस्ट का मेन पॉइंट अगर एग्जाम की पूछा जाए तो सबसे ज्यादा सही हुआ है मुकुलन, और विखंडन वाला पॉइंट सबसे ज्यादा अमीबा का आंसर होगा। बात क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। पुनर्जनन हाइड्रा में भी पाया जाता है, याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों आपसे? 52 नंबर सवाल में आपसे कहा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। सबसे बेस्ट सवाल पेपर में, हमको नहीं लग रहा है कि ये प्रत्येक सालों के अंदर ये नहीं आया पेपर के अंदर, प्रत्येक साल पूछा गया है। मेंडल ने जो भी अपना प्रयोग किया था, मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया था? मटर पर किया था। मटर का वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें, मटर का वैज्ञानिक नाम जो होता है दोस्तों पिग्जम स्टीवम, पिग्जम स्टीवम होता है।
मटर का वैज्ञानिक नाम पिग्जम स्टीवम होता है। उसके बाद ये चना जो गेहूँ है ये सभी खरीफ फसल में आते हैं। मटर, चना और गेहूँ, ये जो सभी फसलें हैं जो क्या है खरीफ, ये क्या है रबी फसल है। ये क्या है दोस्तों, रबी फसल है, ध्यान रखिएगा। इसमें जब भी लंबे पौधे की बात करेगा तो लंबे पौधों को बड़ा टी से सूचित किया गया था और बौने पौधे को छोटा टी से, बौने पौधे को छोटा टी से सूचित किया गया था, छोटा टी से दिखाया गया था। किसमें, मेंडल के प्रयोग में। बात आपको अच्छी तरीके से ये सभी चीजें समझ में आ रही होंगी। हमने पूरे क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल, ध्यान रखिएगा। 53 नंबर सवाल में पूछा गया है जीव विज्ञान के पिता। आपको भी ये बहुत अच्छी तरीके से पता होगा जीव विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। बात क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। आपका क्वेश्चन नंबर 53 एलिमिनेट हो चुका है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन आपको ये पता है, और ग्रेगर जॉन मेंडल। 54 नंबर 53 कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन देखेंगे हम लोग। लैमार्क, जेबी लैमार्क क्या थे, जीव विज्ञान शब्द के जनक, जीव विज्ञान शब्द के जनक, शब्द के जनक लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, लैमार्क एवं ट्रेविरेनस इन्होंने किया हुआ था। लैमार्क और ट्रेविरेनस हैं। सेकंड पॉइंट जो बनेगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो विकासवाद का सिद्धांत जो है, विकासवाद का जो सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया था, डार्विन ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद इनकी पुस्तक आती है एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक डार्विन ही है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है, डार्विन है। अब अगला सवाल, इससे अगले ऑप्शन में ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखिएगा जॉन मेंडल क्या है, अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के पिता। जे मेंडल को कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल, जीजे कहेंगे इसको, ग्रेगर जॉन मेंडल, अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। हमने सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया हुआ है दोस्तों। आइए समझा देते हैं सभी क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस। लैमार्क जो है क्या है, वो जीव विज्ञान शब्द के जनक हैं। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, जेबी लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने दिया था। उसके बाद जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। और इनकी एक चर्चित पुस्तक जो पेपर में लगातार आती है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक। आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस दिखाई भी दे रहे होंगे आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे दोस्तों। इसमें कहा गया है ना कि मानव जुग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा दोस्तों, पहले आंसर लिखा देते हैं। लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। मादा में जो होता है और नर में होता है। मादा में XX होता है, नर में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। लिंग डिपेंड किस पे करता है, लिंग पिता के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। लिंग पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या, तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों होती है 46। मानव में
गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो कि होती है कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी। बहुत बार ये पेपर में सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 54 आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 55 आते हैं। आपका अगला सवाल क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। थोड़ा ये डीपली सवाल पूछा गया आपसे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक जो अभिक्रिया है, प्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो कहाँ होगी? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस होता है। पावर हाउस का मतलब आपको समझ में आ गया, ऊर्जागृह। कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा है ऊर्जागृह। बात समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसको हम आपको श्वसन के पार्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। प्रत्येक पॉइंट्स को माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाएगा, कोशिका द्रव्य का उसमें हम पूरा पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, 56 नंबर सवाल। 56 में कहा गया गुर्दे से उत्पादित, गुर्दे में जो उत्पादित मूत्र होता है कहाँ स्टोर होता है? तो मूत्र अस्थायी रूप से, मूत्र अस्थायी रूप से, मूत्र अस्थायी रूप से, मूत्र अस्थायी रूप से मूत्राशय के अंदर, यूरिन ब्लैडर जिसको कहते हैं, मूत्राशय में संग्रहित होता है, मूत्राशय में संग्रहित होता है। उसके बाद आता है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को दोस्तों नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन कहते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। मूत्राशय आपको समझ में आ गया होगा, मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। बात क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। मूत्र बाहर कहाँ से निकलता है? मूत्र मार्ग के द्वारा। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 57, पेंटेन। पेंटेन के संरचनात्मक समन्वय कितने होते हैं दोस्तों? तो पेंटेन के संरचनात्मक समन्वय 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पेंटेन के संरचनात्मक समन्वय, पेंटेन के संरचनात्मक समन्वय 3 होते हैं, याद रखिएगा। आपको केवल इसको याद रख लेना है, बाकी बढ़ते हैं आगे की तरफ। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन की परमाणु संख्या दोस्तों 58 नंबर सवाल। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कितना होगा? 2 और 4। अंतिम कक्षा में यदि 3 से अधिक परमाणु आते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है, तो 3 से अधिक परमाणु की संख्या, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आएगी तो उसमें 10 जोड़ के वर्ग को डिसाइड किया जाता है। तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये वर्ग किसका हो जाएगा? तो कार्बन दोस्तों वर्ग 14 का है तत्व। कार्बन किस वर्ग का तत्व है? वर्ग 14 का तत्व है। बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 10 जोड़ के बताना है आपको 14, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल, किस वर्ग का सदस्य है? तो 14 वर्ग का सदस्य हो गया। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? अभी तो हमने ऑप्शन में एलिमिनेशन में लिया हुआ था, कल की वीडियो में आपको हमने पढ़ाया हुआ है। घेंघा किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी से। तो घेंघा आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा आयोडीन की कमी से होगा। और कोई रोग है इसमें? चीनी की कमी से रोग, आपको इंसुलिन वाला पॉइंट हम समझा दिए थे। मधुमेह जो होता है चीनी की कमी से होता है। उसके बाद आयोडीन की कमी से आपको अभी हमने बताया घेंघा। रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें रक्त की कमी को हम लोग क्या बोलेंगे? रक्त की कमी को रक्ताल्पता या एनीमिया कहलाती है। रक्त की कमी एनीमिया कहलाती है। अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है। आते हैं अगले सवाल के ऊपर।
60 नंबर सवाल में कहा गया है दोस्तों कि रंध्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तियों के बाह्य क्षेत्र पर, ठीक है, बाह्य पॉइंट पे। तो आप लोग याद रखिएगा 60 नंबर सवाल बिल्कुल आसान सवाल है। पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं, पत्तियों पर रंध्र पाए जाते हैं। बात आपको अच्छी तरीके से, सभी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और यदि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है या आपको इससे कुछ ज़्यादा फायदा मिल रहा है तो मेरे वीडियो को मतलब आगे बढ़ने में थोड़ा आप लोग मदद करें। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो जरूर आप लोग एक बार सपोर्ट करिए चैनल को। आपको इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। आज के लिए क्लास इतना ही रहेगी दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।